Before watching this video, subscribe our channel, press on bell icon to get more updates. करेंगे वो है ब्यूपिकेन। ब्यूपिकेन जो है वो एक लोकल एनेस्थीसिया के लिए दिए जाने वाली एक ड्रग है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद तलहा मिराज है और ये मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। अगर आप मेरे से रब्ता करना चाहें तो आप मेरे से इन ईमेल आईडीज और इन अकाउंट्स पर रब्ता कर सकते हैं। ड्रग का जेनेरिक नेम ब्यूपिकेन, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। उसके बाद इसका केमिकल नेम है 1-ब्यूटाइल N2,6 डायमिथाइल फिनाइल पिपराइडीन 2 कार्बोक्सीमाइड। ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है। मोलिकुलर फार्मूला C18H28N2O। मोलिकुलर वेट 288.4 ग्राम पर मोल। ड्रग कैटेगरी लोकल एनेस्थेटिक। ब्यूपिकेन जो है वो एक निमिंग मेडिसिन है। जैसे कि आप सबको पता है कि एनेस्थेटिक्स उन चीज़ों को कहते हैं जो बॉडी को सुन कर देती हैं या नम कर देती हैं। नमनेस जो है वो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस कर देती है। और ये क्योंकि एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर होता है तो इस वजह से इसको लोकल एनेस्थेटिक कहते हैं। जैसे हम इससे पहले पढ़ चुके हैं प्रोपोफेरोल को, ग्लाइकोपायरोलेट तो खैर वो प्री मेडिकेशन थी जनरल एनेस्थीसिया के लिए, और प्रोपोफेरोल को, आइसोफ्लुरेन को, सिवोफ्लुरेन को। तो इन ड्रग्स को जैसा कि हमने पढ़ा तो वो जनरल एनेस्थेटिक थे। वो पूरी बॉडी को जो थे वो बेहोशी की कंडीशन के अंदर ले जाते थे। लेकिन ये जो है ये एक स्पेसिफिक एरिया को सुन कर देता है, लोकल एनेस्थेटिक्स। तो इसलिए ब्यूपिकेन इज एन एनेस्थेटिक दैट इज यूज्ड एज लोकल एनेस्थेटिक। तो ये स्पेसिफिक एरिया को ही नम करता है, नमनेस उसमें कॉज करता है और नमिंग मेडिसिन है। ब्यूपिकेन जो है वो एपिड्यूरल इंजेक्शन के तौर पर भी दिया जाता है स्पाइनल कॉलम के अंदर, और ये लेबर के अंदर, डेंटल प्रोसीजर्स के अंदर, सर्जरी के अंदर, और सर्टेन टाइप्स ऑफ मेडिकल प्रोसीजर्स जिनमें कुछ किस्म की बायोप्सीज भी आती हैं उनको भी उनके अंदर भी ये ब्यूपिकेन जो है ये यूज किया जाता है टू इंड्यूस लोकल एनेस्थीसिया। अगर हम इसकी बात करें कंटेंट और डोजेज फॉर्म की, तो ये जो स्पाइनल इंजेक्शन होता है जो कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर दिया जाता है, तो वो 0.75% के अंदर आता है और वो 7.5 mg पर ml के अंदर वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है 7 mg पर ml। और ये 2 ml का एम्प्यूल होता है। इसी तरह जो रेगुलर इंजेक्शन है जो बड़े वॉल्यूम्स के अंदर होता है उसके अंदर 0.5% के अंदर आता है जिसमें 5 mg होता है, और ये 5 mg पर ml होता है। और ये 4 ml के अंदर, 10 ml के अंदर और 20 ml के एम्प्यूल्स के अंदर भी आता है। फिर 0.25% होता है जो कि 2.5 mg में होता है, और ये 20 ml के एम्प्यूल के अंदर आता है। अगर हम इसकी फार्माकोलॉजी की बात करें तो ये जनरेशन और कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स को स्टॉप कर देता है, ब्लॉक कर देता है। और जो थ्रेशोल्ड होता है इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन का उसको भी इंक्रीज कर देता है, और प्रोपोगेशन जो नर्व इम्पल्स की होती है उसको स्लो कर देता है, और जो रेट ऑफ राइज ऑफ एक्शन पोटेंशियल होता है उसको भी कम कर देता है। इसका एनाल्जेसिक इफेक्ट भी है क्योंकि ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स के E2 रिसेप्टर्स की सब टाइप EP1 के ऊपर अटैच करता है, जिसकी ये स्पेसिफिक सब टाइप आपके सामने लिखी हुई है। उसके बाद उसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन की जो सी प्रोडक्शन होती है उसको इनहिबिट कर देता है, जिससे फीवर रिड्यूस हो जाता है, इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है और हाइपरएल्जिया हो जाता है। हाइपरएल्जिया उस कंडीशन को कहते हैं, यानी कि वो इनहिबिट हो जाता है। हाइपरएल्जिया उस कंडीशन को कहते हैं जिसके अंदर पेन सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाए। ये कोक्स जोन्स होते हैं, कोक्स 1 और कोक्स 2 और कोक्स 3 के जो इनहिबिटर्स होते हैं वो भी तकरीबन इससे मिलते ही जुलते हैं। उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है और वो एनाल्जेसिक ड्रग्स कोज करते हैं। एनसेड्स की मैं बात करूं तो ये इस तरीके से जो है ब्यूपिकेन एक तो एनाल्जेसिक इफेक्ट देता है, दूसरा लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट देता है। एनाल्जीसिया कहते हैं कि जब पेन ना हो, और एनेस्थीसिया कहते हैं कि जब आपने नमनेस या बेहोशी की कंडीशन प्रोड्यूस की हो। जो जनरल एनेस्थीसिया होता है उसके अंदर बॉडी स्लीप लाइक कंडीशन के अंदर चली जाती है। जो लोकल एनेस्थीसिया होता है उसके अंदर
एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ बॉडी जो है वो नम हो जाता है, उसके अंदर सेंसरी एक्टिविटी जीरो हो जाती है और वो सेंस नहीं कर पाता। अगर हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये जनरेशन और कंडक्शन नर्व इम्पल्स को कम कर देता है, और ये इस तरह करता है कि जो सोडियम की परमेबिलिटी होती है उसको भी कम कर देता है, और जो एक्शन पोटेंशियल का थ्रेशोल्ड होता है उसको इंक्रीज करके ऐसे करता है। अगर हम इसकी अब्जॉर्प्शन की बात करें जाए तो इसकी जो सी अब्जॉर्प्शन है वो डोज और कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है कि टोटल ड्रग कितनी एडमिनिस्टर की गई, उसके साथ साथ जो सिस्टमेटिक अब्जॉर्प्शन का रेट है उसके ऊपर, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, ब्लड फ्लो के अंदर जिस जगह के ऊपर हमने इसको दिया लोकल एनेस्थीसिया को, उस जगह के ब्लड फ्लो के ऊपर, और एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एपिनेफ्रिन जिसको हम एड्रेनालिन भी कहते हैं इन एनेस्थेटिक सॉल्यूशन, अगर एपिनेफ्रिन जो है वो ज्यादा होगी या एड्रेनालिन जो है वो ज्यादा होगा और हम एड्रेनालिन वाली देंगे तो वेसल्स क्योंकि कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, तो इस वजह से उसके ऊपर एनेस्थेटिक इफेक्ट उसका ज्यादा होगा। लेकिन अगर उसमें एपिनेफ्रिन नहीं होगी तो उस जगह पे उसका लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट कम होगा। डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो 95% इसकी प्रोटीन बाउंड डिस्ट्रीब्यूशन है, और काफी सारी हद तक जो है तकरीबन तमाम ही टिश्यूज के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर हम इसकी मेटाबॉलिज्म की बात की जाए तो ये बीपीकेन जो है वो लिवर के अंदर इसकी कॉन्जुगेशन होती है ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ, और ये मेटाबोलाइट जो इसका बीपीकेन का मेजर मेटाबोलाइट है वो होता है 2,6 पाइप कोलोऑक्सिलिडीन। ये इसका मेजर मेटाबोलाइट होता है जो कि कैटालाइज होता है साइटोक्रोम 453A4 एंजाइम के पास। एक्सक्रीशन इसकी यूरिन के थ्रू होती है। अगर हम इसकी बायोफार्मास्यूटिक्स की बात करें तो इसका जो रूट ऑफ एलिमिनेशन है वो 6% ऑफ जो बीपीकेन है वो अनचेंज जाता यूरिन से। हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और क्लियरेंस के मतलब कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। इसकी जो हाफ लाइफ होती है बायोलॉजिकल हाफ लाइफ, वो जो अडल्ट लोग होते हैं जिनकी एज 18 ईयर्स से ज्यादा होती है उनमें 2.7 आवर्स होती है, और जो नियोनेट्स होते हैं छोटे बच्चे जिनकी उम्र 1 साल से कम होती है उनके अंदर इसकी हाफ लाइफ 8.1 आवर्स होती है। इंडिकेशन की बात की जाए जैसे पहले डिस्कस किया, लोकल और रीजनल एनेस्थीसिया के लिए दिया जाता है और एनाल्जेसिया के लिए दिया जाता है, यानी कि पेन की सेंसिटिविटी को कम करने के लिए सर्जरी में, ओरल सर्जरी के अंदर, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स के अंदर, थेराप्यूटिक प्रोसीजर्स के अंदर, और ऑब्स्ट्रेक्टिकल प्रोसीजर्स के अंदर, यानी कि जो ये गायनी के और बाकी इस तरह के इश्यूज होते हैं उसके प्रोसीजर्स के अंदर, लेबर जिसे हम कहते हैं। अगर हम इसकी सर्विस लेवल कैटेगरी की बात करें तो ये टर्शरी और सेकेंडरी हॉस्पिटल में यूज होता है। शेड्यूल जी ड्रग है, यानी कि इसको सिर्फ फार्मेसी सेल कर सकती है, इसको मेडिकल स्टोर्स सेल नहीं कर सकते। और हाई अलर्ट मेडिकेशन, इसकी थोड़ी सी भी अगर डोज कम ज्यादा होती है तो इससे डेथ भी कॉज हो सकती है, और इसकी डोज को बहुत ध्यान से मॉनिटर करके देना चाहिए। अब हम बात करते हैं लोकल एनेस्थीसिया से रिलेटेड जो हम लोग टर्म्स डिस्कस करेंगे। कार्डियल ब्लॉक बुनियादी तौर पे एक एपिड्यूरल ब्लॉक होता है जो कि सर्जिकल एनेस्थीसिया के अंदर, बच्चों के अंदर और क्रोनिक पेन मैनेजमेंट के अंदर यूज किया जाता है। और ये हम जो सैक्रल हेटस है उसके अंदर हम नीडल को इंसर्ट कर देते हैं, और इससे जो है वो उसकी सैक्रल एपिड्यूरल स्पेस के अंदर, तो इस वजह से ये जो है ये दिया जाता है। ये बुनियादी तौर पे जो कैड्यूरल होता है उसके अंदर लैम्बोसैक्रल प्लेक्सिस जो होते हैं उनको हम टारगेट करते हैं, जिससे फिर ये केमिकली जोन सी है उसको ब्लॉक कर देता है, और वो फिर जो पेन की कंडक्टेंस है, जो पेन की फीलिंगनेस है, ये जो सेंस है पेन की, वो कम हो जाती है। एपिड्यूरल ब्लॉक हम उसको कहते हैं जब हम किसी भी नमिंग मेडिसिन को इंजेक्ट करें और वो हमारी बॉडी के अंदर नमनेस कोज कर दे हमारे लोअर हाफ के अंदर, यानी कि जो हमारी बॉडी का निचला दर्द होता है या जो निचला हिस्सा होता है। ठीक है, एपिड्यूरल को जोन सा है एपिड्यूरल स्पेस में इंसर्ट करते हैं हम इसको एपिड्यूरल को। ये आप आगे इंशाल्लाह ताला मैं इसके साथ पिक्चर भी ऐड कर दूंगा, आपको उससे आसानी हो जाएगी। पेरिफेरल नर्व ब्लॉक जो होता है उसको वो रीजनल एनेस्थीसिया की एक टाइप होती है जिसके अंदर एनेस्थेटिक को हम इंजेक्ट करते हैं वेन के स्पेसिफिक नर्व्स के अंदर या बंडल ऑफ नर्व्स के अंदर, जो कि उसकी सेंसेशन को ब्लॉक कर देता है, और इससे जो सा है एनेस्थीसिया
इसका इफेक्ट लंबे अरसे के लिए होता है, या उसके जो टाइम इफेक्ट है, जहाँ पे पहले 1 घंटा होना था तो अब वहाँ पे 3 से 4 घंटे का इसका इफेक्ट रहता है। अगर हम इसकी सिंपैथेटिक नर्व ब्लॉक की बात करें तो सिंपैथेटिक नर्व ब्लॉक उसको कहते हैं जब हम मेडिसिन को इंजेक्ट करते हैं सिंपैथेटिक नर्व के अंदर इन लोअर बैक और नेक, और इससे जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो टेम्पररी तौर पर बंद हो जाता है, और जो पेन है वो उस वो या तो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाती है या वो एलिमिनेट हो जाती है। अगर हम इसकी रेट्रोट्रूबुलर एनेस्थीसिया की बात करें तो रेट्रोट्रूबल एनेस्थीसिया जो है वो हम लोकल एनेस्थीसिया को जो सेलरी नर्व्स हैं उसके अंदर और सेलरी गैंग्लियंस है उसके अंदर और क्रेनियल नर्व के अंदर क्रेनियल नर्व 3, 4 और 6 को टारगेट करते हैं, और ये वहां पे जब हम इसको इंसर्ट करते हैं तो इससे जो मसल्स होते हैं वो उनके अंदर पेन की सेंसेशन जो है और इन नर्व्स को ब्लॉक करने की वजह से वो नहीं हो जाती है। बुनियादी तौर पे जब लंबर रेडिकुलोपैथी की जाती है तो तब उसको इस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है। उसके बाद अगर हम इसकी स्पाइनल एनेस्थीसिया की बात करें तो ये है न्यूरोएक्सल रीजन के अंदर इसका एनेस्थीसिया दिया जाता है जो कि सब एरेक्विनाइड स्पेस के अंदर होता है। उसके बाद हम इसकी डोजेज फॉर्म की बात करते हैं तो लोग इन्फिल्ट्रेशन एक ऐसी टेक्निक होती है एनेस्थीसिया की जिसके अंदर हम एक स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करते हैं और वो उसके जो रीजन्स होते हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं इससे एनेस्थीसिया के दे के, और वो उस स्पेसिफिक रीजन के अंदर पेन फील नहीं होती। ये इन्फिल्ट्रेशन जो है वो लोकल एनेस्थीसिया की टेक्निक है। तो ये 0.5% इन्फिल्ट्रेट किया जाता है लोकली, और ये 175 mg मैक्सिमम डोज दी जा सकती है। कार्डियल ब्लॉक के लिए प्रिजर्वेटिव फ्री होना चाहिए और 15 to 30 ml 0.25 और 5 ml 0.25% और 0.5% तक जो है इसको दिया जा सकता है कार्डियल ब्लॉक के लिए। एपिड्यूरल ब्लॉक अदर देन कार्डियल ब्लॉक वही 10 to 20 ml 0.25 to 0.5% और हम इसको एडमिनिस्टर करेंगे 3 to 5 ml इंक्रीमेंट्स अलोंग दिस sufficient time to detect toxic manifestations of advertent IV and IM administration। ये IT गलती से लिखा गया IM administration। उसके बाद अगर हम इसकी सर्जिकल प्रोसीजर्स की बात करें तो इसके सर्जिकल प्रोसीजर्स के अंदर हाई डिग्री ऑफ मसल रिलैक्सेशन, तो अगर हम इफेक्ट चाहते हैं हाई मसल रिलैक्सेशन जो है वो काफ़ी अच्छी हो तो उसके लिए हमें 10 to 20 ml ऑफ 0.75 जो होगा उसकी परसेंटेज होगी जिसके अंदर, तो वो हम उसको इंजेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर हम इसकी पेरिफेरल नर्व ब्लॉक की बात करें तो 5 ml ऑफ 0.25 to 5%, और ये मैक्सिमम जो डोज इसकी 1 डे के में दे सकते हैं वो 400 mg पर डे हो सकती है मैक्सिमम डोज। सिंपैथेटिक नर्व ब्लॉक की 20 to 50 ml 0.5%, retrotrabecular anesthesia 2 to 4 ml of 0.2 of 7.5%, spinal anesthesia में preservative 0.75 bupivacaine in 8.25% of dextrose मिक्स करके, और ये सब प्रिजर्वेटिव फ्री होने चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो एडमिनिस्ट्रेट बाय इन्फिल्ट्रेशन और एपिड्यूरल और स्पाइनल और पेरिफेरल और सिंपैथेटिक नर्व ब्लॉक एज अ सिंगल इंजेक्शन ऑफ रिपीट इंजेक्शंस, यानी कि हम इसको सिंगल इंजेक्शन के तौर पे भी दे सकते हैं और इनको बार बार रिपीट भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। और इंजेक्शन जो है वो हम उसको स्लोली इंजेक्ट करेंगे, रूम टेम्परेचर पर इसको रख सकते हैं और इसको फ्रीज नहीं करना, इसकी फ्रीजिंग अवॉइड करवानी है। काउंटर इंडिकेशन जो सी हाइपर सेंसिटिविटी हो सकते हैं किसी पेशेंट को माइट टाइप ड्रग्स की और इसके एक्सीपिएंट से, और जब ये ऑब्स्ट्रक्टिकल पैरासर्वाइकल ब्लॉक एनेस्थीसिया के अंदर भी इसका जो है वो काउंटर इंडिकेशन इसके इसमें नहीं इसको देंगे। उसके बाद इंट्रावीनस
रीजनल एनेस्थीसिया यूज भी इसकी काउंटर इंडिकेशन के अंदर आ जाती है। प्रिकॉशन में आके हमने प्रिजर्वेटिव फ्री यूज करना है स्पाइनल और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में। और जब हमने इसकी एपिड्यूरल एडमिनिस्ट्रेशन करनी है तो हमने इसकी पहले टेस्ट डोज इनिशियली चेक करनी है फुल डोज देने से पहले। और हमने जो पेशेंट्स हैं हेपेटिक इम्पेयरमेंट के उनको भी चेक करना है, अच्छी तरह से मॉनिटर करना है कि क्या उनकी सेहत के ऊपर इससे कोई इफेक्ट तो नहीं आ रहा, तो फिर हम इसको देंगे। टॉक्सिसिटी की बात की जाए तो 4.4 mg पर केजी मोंकीज के अंदर, और IVLD50 जो है वो 6 to 8 mg पर केजी माइस के अंदर है। इसके टॉक्सिसिटी साइंस में हाइपोक्सिया है, एसिडोसिस है, कन्वर्जेंस है, हाइपरकार्बिया है। और इसके जो एंटीडोट है उसके तौर पे आप इमीडिएट और इफेक्टिव वेंटिलेशन विद ऑक्सीजन। प्रेगनेंसी कैटेगरी सी है, इसलिए इसके जो रिस्क है, रिस्क टू बेनिफिट रेशियो उसको चेक कर लेना चाहिए देने से पहले कि क्या हम इसके बगैर भी गुजारा हो सकता है और क्या हम दे सकते हैं, इसका देना जरूरी है या इसके बगैर भी हम यूज कर सकते हैं। अगर लैक्टेशन की बात की जाए तो ऐसा कोई स्टडीज कंडक्ट नहीं हुई जिसमें ये बताया जा सके कि ये ह्यूमंस के बेबीज को जब ये लैक्टेटिंग मदर्स के थ्रू ये इसके मेटाबोलाइट्स जाते हैं तो उसका क्या बॉडी के ऊपर इफेक्ट होता है। इंटरेक्शन 83 ड्रग्स के साथ इसका इंटरेक्शन है, जिसमें 2 मेजर इंटरेक्शन है, 73 मॉडरेट इंटरेक्शन है, 8 माइनर इंटरेक्शन है। डेक्सामेथासोन, रोपिविकैन और एस्पिरिन के साथ इसकी एग्जांपल्स हैं जिनके साथ इसके इंटरेक्शन है। एडवर्स इफेक्ट्स में ट्रैकिकार्डिया, वोमिटिंग, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, एंजाइनल पेन और एंजाइटी। ये इसके ब्रांड नेम्स है, एबोकैन के नाम से आता है, बीपीकेन के नाम से आता है, सेंसोकेन के नाम से आता है। और ये जो इंजेक्शन है 0.5%, 10 ml, 20 ml। और स्पाइनल इंजेक्शन जो से हैं वो 0.75%, 2 ml एम्प्यूल के अंदर। और बीपीकेन जो है वो 0.5%, 10 ml के एम्प्यूल में। और जो स्पाइनल इंजेक्शन है वो 0.75%, 2 ml के एम्प्यूल के अंदर। सेंसोकेन जो है वो इंजेक्शन 0.5%, 10 ml के एम्प्यूल के अंदर। और स्पाइनल इंजेक्शन जो है वो 0.5%, 4 ml और 0.75%, 2 ml के एम्प्यूल के अंदर अवेलेबल है पाकिस्तान में। अब ये आगे इनके रेफरेंसेस है जहाँ से ये मैंने डाटा इकट्ठा किया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे मुझे फॉलो करें और लाइक करें, और मेरी वीडियोस को शेयर करें। शुक्रिया। If you like our content, press like button and turn on notification to get more updates.